एक मिनट हेमलता मैम रुकेंगे। श्रुति मैम आप पढ़ेंगे। हेमलता मैम कुछ नेट का इशू है, वॉइस ब्रेक हुई है। हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, कोई श्रुति मैम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रही है। हठ योग का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ घृण संहिता। घृण संहिता का हठ योग के ग्रंथों में एक सर्वोपरि स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महर्षि घृण ने की थी। इसमें ऋषि घृण और राजा चंड कपाली का संवाद है। इसमें मनुष्य शरीर को घड़े की संज्ञा दी गई है। घड़े को संस्कृत में घट कहते हैं और यह योग की शुरुआत के लिए इसी की शुद्धि के लिए बताया गया है। सप्तांग योग यानी योग के 7 अंग। घटस्थ योग मनुष्य के शरीर को कच्चा घट अर्थात घड़ा मानते हुए उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि द्वारा परिपक्व मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों का उपदेश दिया है। घृण संहिता। इस ग्रंथ में कुल 7 अध्याय हैं और योग के अंग भी 7 ही हैं। प्रत्येक अध्याय में योग के एक अंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। घृण संहिता में योग के 7 अंग षटकम, योगासन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। इसमें ध्यान रखिए जो हठ प्रदीपिका है, क्योंकि अब क्वेश्चन बड़ा डीप में आएंगे। हठ प्रदीपिका है वहाँ पे केवल मुद्राएं हैं, मुद्रा चैप्टर में लिखा हुआ है 3rd नंबर के। और यहाँ पर घृण संहिता में मुद्रा और बंध दिया हुआ है। हठ प्रदीपिका में मुद्राओं में ही मुद्रा और बंध शामिल है, यहाँ मुद्रा और बंध दोनों नाम दिए गए हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, क्वेश्चन आता है कि मुद्राओं का वर्णन किस में है, हठ प्रदीपिका, घृण संहिता या मुद्रा और बंध का जो चैप्टर है वो किस नाम से जाना जाता है, मुद्रा बंध से या मुद्रा से। तो हठ प्रदीपिका में मुद्राओं से और घृण संहिता में मुद्रा और बंध से, इसको ध्यान में सभी रखेंगे। फिर दूसरा प्रत्याहार के बाद प्राणायाम है, इसको ध्यान में रखना। घृण संहिता योग के 7 अंग षटकम 6 होते हैं। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। योगासन इसमें 32 आसन है। मुद्रा इसमें 25 मुद्राएं हैं जिसमें बंध भी शामिल है। प्रत्याहार प्राणायाम इसमें प्राणायाम को कुंभक कहा है जो 8 होते हैं। ध्यान इसमें 3 प्रकार के ध्यान कहे हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान। ठीक है। समाधि जो ऊपर है हमारा षटकर्म 6 होते हैं, धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। श्रुति मैम ये क्रम हठ प्रदीपिका का क्या होगा? धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ठीक है। केवल हठ प्रदीपिका में क्या क्रम में क्या अंतर है कि नेति के साथ वहाँ नौली है, यहाँ नेति के बीच में त्राटक है, फिर नौली है। घृण संहिता सबके लाभ एक शब्द में, यही 7 अध्याय के नाम ही है। षटकम शरीर की शुद्धि यानी शोधन, योगासन आसन दृढ़ता, मुद्रा स्थिरता, प्रत्याहार धीरता या धैर्य, प्राणायाम लाघव यानी स्फूर्ति और हल्कापन, ध्यान आत्मा का प्रत्यक्ष, समाधि निर्लिप्त भाव, मुक्ति प्राप्ति। षट कर्मों के बाद अध्याय 1 षट कर्मों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसमें षट कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया है, क्योंकि घट शुद्धि के बाद ही योग का प्रारंभ होता है। घट शुद्धि क्या है श्रुति में? शरीर की शुद्धि। ठीक है, किसके द्वारा होगी? षट कर्म के द्वारा। ठीक। क्या आप जानते हैं महर्षि घृण ने माया को सबसे बड़ा दुख, योग को सबसे बड़ा बल, ज्ञान को सबसे बड़ा मित्र और अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। एक बार रिपीट करेंगे पूरा। महर्षि घृण ने माया को सबसे बड़ा दुख, योग को सबसे बड़ा बल, ज्ञान को सबसे बड़ा मित्र और अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। अध्याय 2 32 आसन सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन,
धनुरासन, वृत्तासन या शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, सलभासन, मकरासन, उष्टासन, भुजंगासन, योगासन। ठीक है, ये था इधर गुप्तासन के दो नीचे जगह दिए हैं, क्या चीज? एक वृक्ष दिया है, एक वृषा दिया है। ये दो वृष, अलग अलग है। हाँ वृक्षासन है ना, वृष अलग है। जो बफेलो भैंस होती है ना उसको बोलते हैं वृष। हाँ। ठीक है, हाँ। वो अलग हो गया। एक मिनट, एक बार हम खुद से चेक कर लें। अच्छा ठीक है, अलग अलग तो है श्रुति मैम। हाँ अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग आसन है। दोनों अलग। वृक्षासन हो गया, पेड़ को बोल रहे हैं, वृषासन बोल गया, जो बफेलो भैंस होती है उसके लिए लिखा हुआ है वृषासन। ठीक है मैडम, इसमें लास्ट वाला योगासन है वो क्या है? योगासन हम लोग जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शशांक आसन में हाथ पीछे करके, जिसे बोलते हैं योग मुद्रा। ठीक, एक बार अच्छे 1 मिनट रुकेंगे, अभी इसको अभी क्लियर नहीं करेंगे, इसको हटे। किसके किसके पास बुक है ये वाली घेरन संहिता वाली, वो सब हैंड रेस करें, क्योंकि एक बार देख लेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा। जिनके पास बुक है वो सब अभी ओपन करके देख लें, नहीं है तो फिर बाद में सभी आसन को देख लें, एक आसन को नहीं देखेंगे, सबके आसन के पोस्चर को देख लें। ठीक है, पढ़ेंगे श्रुति में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, ताकि खुद में सेल्फ कभी देखना हो तो यहीं पर देख लीजिए, बुक खोलने में टाइम लगेगा। इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। पढ़ेंगे श्रुति में। अध्याय 3, 25 मुद्राएं बंद। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, महाबंद। महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत कर्णी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्वनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। ठीक है, इसमें ये देखेंगे जो लिखा हो पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायव्य धारणा, आकाशी। पार्थिव धारणा क्या है हमारा? मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व। ठीक, पृथ्वी तत्व। आम्भसी धारणा क्या है? जल तत्व। आग्नेयी धारणा हमारा अग्नि तत्व, वायव्य धारणा वायु तत्व, आकाशी धारणा आकाश तत्व। ठीक है, तो ये पंच तत्व, पंच महाभूत, ये 5 महाभूत हो गए ना? 5 महाभूत पर की जाने वाली धारणा है। ठीक, बोलेंगे मृता मैम? दीदी योगासन है, अर्ध पद्मासन इसमें दिया गया है। हाँ, हमको याद आ गया मृता मैम, इसीलिए हम रुक गए थे। हाँ जी दीदी, पहले में वो याद है योग मुद्रा, फिर हमको ध्यान नहीं वो योग मुद्रा है, तभी हमने कहा एक बार उस पर देखेंगे, ये नहीं है। ठीक है, चलिए सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, जिसको कोई और भी आसन हो सारी चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि बुक में जब आप देख लेंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कोई भी। ठीक, तो ये बोलेंगे भारती मैम? हेलो भारती मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? लता मैम के साथ हैंड रेस था। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान में रखना है? 4 तो यहाँ बंद हो गए और 5 यहाँ पंच महाभूत पर की जाने वाली धारणा है, तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद जितनी है फिर वो मुद्राएं हैं 16 पढ़ेंगे। अध्याय 4, प्रत्याहार। इस अध्याय में प्रत्याहार की व्याख्या की गई है। प्रत्याहार का पालन करने से साधक की इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तथा धैर्य की वृद्धि होती है। प्रत्याहार के बारे में जानने से काम वासना आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मन की प्रवृत्ति चंचल है, इसलिए यह इधर उधर घूमता रहता है।
महर्षि घिरेण कहते हैं कि मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर सदैव अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्याहार का मीन्स है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको मन के साथ अंतर्मुख करना है बस। ठीक है, ये एक लाइन में आंसर हो गया, बाकी आप अपने मन से जैसे भी कनेक्ट करें। अध्याय 5 प्राणायाम 8 कुंभक। 5वें अध्याय का मुख्य विषय प्राणायाम ही है। यहाँ पर भी प्राणायाम को कुंभक कहा है। इस ग्रंथ में भी 8 कुंभकों अर्थात प्राणायामों का वर्णन किया गया है, जो निम्न है: सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। एक बार रिपीट करेंगे शुरू में। सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। अध्याय 6 ध्यान के प्रकार। स्थूल ध्यान, बाहरी वस्तु, मूर्ति आदि पर किया जाने वाला ध्यान। ज्योति ध्यान, प्रकाश रूप तेजोमय पर किया जाने वाला ध्यान। सूक्ष्म, बिंदु में ब्रह्म पर किया जाने वाला ध्यान। महर्षि घिरेण ने सूक्ष्म ध्यान को श्रेष्ठ बताया है। इसके द्वारा साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है। ठीक है, ज्योति ध्यान जहाँ लिखा है इसको ब्रैकेट में समझ लें, मूलाधार चक्र पर किया जाने वाला ध्यान है। अध्याय 7 समाधि। इस अध्याय में महर्षि घिरेण ने समाधि के स्वरूप को स्पष्ट किया है। समाधि चित्त की उत्तम अवस्था है। समाधि से निर्लिप्तता आती है। जब मानव चित्त की सभी पदार्थों के प्रति लिप्तता समाप्त हो जाती है, तभी योग सिद्ध होता है। महर्षि ने समाधि के 6 भेद बताए हैं। अध्याय 7 समाधि के प्रकार 6। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा समाधि। महर्षि घिरेण राजा चंड कपाली से कहते हैं कि यह समाधि रूपी श्रेष्ठ ज्ञान मनुष्य में ही दुर्लभ है। जो साधक समाधि रूपी गूढ़ ज्ञान को जान लेता है, वह साधक जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब एक बार सभी लोग समाधि जो है उनके नाम लर्न कीजिए, कौन कौन सी समाधि है सब देख लीजिए। बस एक 5 मिनट का सबको टेस्ट देना है। जितने प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो भी हम लोग ने पढ़े हैं, या कितने आसन हैं तो कितने हैं, तो सबके नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन ध्यान के नाम लिखने, प्राणायाम, ध्यान और समाधि तीनों के नाम लिखने हैं। बाकी सबके नंबर लिखने हैं। मैम लिखना है या याद करना है? नहीं, इसको लर्न करके 5 मिनट में लिख कर देना है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें सब आपके क्वेश्चन का पार्ट है। फिर इसके बाद इनको प्रॉपर पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। प्राणायाम, ध्यान और समाधि के प्रकार लिखने हैं, और बाकी सभी के सत्कर्म, आसन, मुद्राबंद, प्रत्याहार सब में उनके नंबर्स लिखने हैं, कितने हैं, संख्या में कितने हैं। चलिए, अब सब लोग स्टार्ट कीजिए लिखना। पहले नंबर्स लिखेंगे, सत्कर्म से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्राणायाम, ध्यान और समाधि के नाम लिखने हैं।
दीदी भेज दिया। भेज दिया, ठीक है ठीक है। बस सभी लोग ओके करिए। मैम समाधि के भी नाम लिख के हाँ, भेजना? समाधि के भी लिखने, समाधि के भी। चलिए, अब एक बार जो हम लोगों ने वो पढ़े हैं, षटकर्म पढ़े हैं, बस उनके केवल नाम लिखिए। षटकर्म का जो डिवीज़न है उसमें कुछ और नहीं लिखेंगे, केवल षटकर्म का एक चार्ट बनाइए छोटा सा, और उसमें केवल डिवीज़न लीजिए, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति का। इसमें चार्ट बना के भेजना का ये हाँ, छह केवल नाम। चार्ट बना के, बहुत डिफाइन नहीं करें, केवल नाम का जो डिवीज़न है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति का, उतना करके भेजिएगा। ठीक। हो गया सभी का? बस जैसे ही हो जाए ओके कर दीजिए।
हो गया मंजू मैम, कंप्लीट हो गया? ये हो गया। हो गया, चलिए बस। अब जिसका जहाँ तक हुआ, हाँ क्या कह रहे मंजू मैम? त्राटक में मुझे तीसरा वाला त्राटक याद नहीं आ रहा। कौन कौन सी याद है बोलिए? एक अद्भुत त्राटक है। बहिर्त्राटक बाह्य था, त्राटक, ठीक, बहिर से शुरू हुआ था बहिर्त्राटक, अंदर त्राटक था, और अधोत्राटक जो खुली आंखों सांभवी मुद्रा में करना था। जी जी जी। चलिए अब रीड करेंगे श्रुति मैम, पढ़ते जाएंगे एक आसन, और केवल आप लोगों को यहाँ पे विजुलाइज करना है। जिसको ना ध्यान में हो तो वो अपनी बुक को देखेंगे या फिर हम बता देंगे। सिद्धासन का एक बेनिफिट बोलिए। पहले तो इसमें से जो 4 ध्यानात्मक आसन है, बस उनको कोई भी एक लोग हैंड रेज करिए, बोल दीजिए कौन से इसमें से 4 ध्यानात्मक आसन है। सिद्धासन, पद्मासन, भस्त्रासन और वज्रासन। हाँ, फिर से बोलिए। स्वस्तिक आसन, शास्त्रिकासन। तो फिर 4 कैसे हुए मैम? वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन और पद्मासन तो है ही, तो स्वास्तिक जोड़ो तो 5। वज्रासन, वज्रासन थोड़ी है मेरा ख्याल। नहीं, कौन कौन सी स्थिति वज्रासन में नहीं। बोलिए एक बार। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन। वेरी गुड, ठीक है। और शुरू कहाँ से करेंगे? हमेशा सिद्धासन से। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन, ये 4 आसन ध्यानात्मक आसन, क्योंकि आज इसको हम कंप्लीट करेंगे लगभग, ठीक है। तो 4 ये क्या है? हमारे ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन किसके लिए है? जो डायरेक्ट हमें ध्यान कर में बैठकर मोक्ष की प्राप्ति, समाधि तक पहुंचाने के लिए, ठीक। ध्यानात्मक आसन किसके लिए? समाधि की प्राप्ति के लिए। फिर देखते हैं ध्यानात्मक आसन के बाद इसमें से एक आसन जो विश्रामात्मक आसन है, तो सभी को पता है, सब आसन, ठीक। अब जिससे जो, हाँ पूछेंगे, बोलेंगे पूर्णिमा जी। मंजू मैम, पूर्णिमा जी का माइक बंद है। नो मैम, मेरा पहले वाला है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैम अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। मैम मेरा हिंदी का स्पेलिंग उतना ठीक ठाक नहीं है और मैं जल्दी जल्दी इतना नहीं लिख पाती, तो मैंने थोड़ा ही लिखा है। कोई बात नहीं, जितना आप अभी कर पाए उतना ठीक है, ठीक, क्योंकि आप अभी लगातार पहले से जुड़े नहीं थे। जितना आप कर पा रहे अभी उतना करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो हमारा मुक्त आसन है, ठीक, एक बार देख लेंगे अपना, जिनके पास बुक है, मुक्त आसन। वज्रासन से पहले मुक्त आसन दिया, और मुक्त आसन कैसे करना? जैसे हम लोग बैठते हैं पालथी लगाकर, ठीक, पालथी लगाकर सिंपल बैठे हैं आराम से, दोनों हाथ ज्ञान चिन्ह मुद्रा में है और आराम से बैठे, ये है मुक्त आसन। फिर है वज्रासन, सभी को पता है वज्रासन कैसे बैठते हैं, ठीक है। वज्रासन के लाभ क्या है? बस एक एक बेनिफिट बताते जाना है। मुक्त आसन का बेनिफिट क्या है? कि अपने आप को पूरी तरीके से खाली छोड़ दिया है। फिर वज्रासन का बेनिफिट क्या है? बस एक लोग कोई हैंड रेज करें, सारे आसन के बस एक पिक्चर को ध्यान में। खाने के बाद डाइजेशन करने में ठीक है। हाँ, अगर एक बेनिफिट बोले तो वज्रासन क्या है? एकमात्र ऐसा आसन जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, और दूसरा पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक क्या होगा कि पैर के अंगूठे से जो ब्लड का फ्लो है ऑक्सीजन के साथ, वो सिर की तरफ होगा, ठीक, इसलिए इसे भोजन के बाद किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी में सिंहासन। सिंहासन का क्या एक बेनिफिट होगा? एक मिनट, सब लोग अपना अपना जब बोलेंगे तो बोलने के बाद माइक म्यूट कर देंगे। बोलेंगे हिमलता मैम, सिंहासन का एक बेनिफिट बोलिए। दीदी थायराइड के लिए है ये। वेरी गुड, 1 बी आंसर, थायराइड को दूर करता है, ठीक करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं गोमुख आसन। हाँ, और एक सिंहासन थायराइड को दूर करता है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत तेजी से बूस्टअप करता है, फास्ट बूस्टअप करता है। मैम ये सिंहासन जो जैसे सिंह की तरह जो के लिए भी बताया जाता है। हाँ, बोलेंगे हमने तुम्हें, सिंहासन को ध्यान के लिए भी बोला जाता है ना। हाँ, जब कहते शांभवी मुद्रा जो होती है सिंहासन में होती है ना अपने।
लेकिन वो पर्टिकुलर वैसे हाँ। ध्यान में नहीं करेंगे, पर इसको करने से हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जी दीदी। क्योंकि सांभवी मुद्रा लग रही इसलिए। फिर नेक्स्ट दीदी। आते गोमुख आसन। एक लाभ बोलेंगे। ये काम शक्ति को मतलब कि जो काम वासना को ये को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर बेनिफिट बोलेंगे गोमुख आसन का। हृदय संबंधी रोगों के लिए। फिर ये हाँ। बैलेंस के लिए 3 एक साथ सिस्टम जुड़ते हैं। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, लंग्स और हमारा इम्यून सिस्टम, तीनों को कंट्रोल करता है, तीनों को बूस्टअप करता है यहाँ की एनर्जी को। ठीक है, जो हमारे मेन ऑर्गन है। नेक्स्ट आते हैं हार्ट, लंग्स और इम्यून सिस्टम, जो हमारे WBC, RBC। ठीक है, क्योंकि 3 सिस्टम एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। नेक्स्ट आते हैं वीरासन। बोलेंगे कोई भी एक बेनिफिट वीरासन का। अपने मन से अगर हनुमान जी को ध्यान में रखें तो वीरासन का बेनिफिट क्या होगा? शक्ति बढ़ाना। हाँ, बल बढ़ेगा। सही बात है, बल बढ़ेगा। ठीक है, शरीर में जो हमारा वीरासन कौन सा वाला है? ये वीरासन ये वाला जो हनुमान जी बैठते हैं जैसे। ठीक, एक पैर फोल्ड है, एक पैर उठा हुआ है और ऐसे बैठे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुक्कुट आसन। एक मिनट, मैम जैसे जो लोग वज्रासन नहीं लगा सकते हैं ना, वो लोग वीरासन में बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। जो लोग वज्रासन ना कर पाए तो वीरासन में बैठ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं धनुरासन। बेनिफिट बस एक बोलेंगे, एक या दो बेनिफिट। ये अस्थमा पे काम करता है। पूर्णिमा जी आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक, आप आराम। अस्थमा के लिए अच्छा। हाँ ठीक है, अस्थमा के लिए अच्छा है। और कोई भी एक सही मैम benefit उससे है। कनेक्टेड है लंग्स और कमर को लचीला बनाने के लिए और लंग्स के लिए। ये है, इसमें 2 चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं। एक लंग्स की भी जो कैपेसिटी वो बढ़ा रहा है, दूसरा स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी शायद लंग्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, अधिक इम्पोर्टेंस। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और तीसरे नंबर पे हो रहा है थायराइड को पूरी तरह क्योर कर रहा है, क्योंकि पीछे भी थायराइड के को आगे झुके गर्दन या पीछे की ओर, दोनों से थायराइड क्योर हो रहा है। नेक्स्ट है मृतासन, शवासन। सभी को पता है विश्रामात्मक आसन है, रेस्टिंग पोज लेना। अच्छा, शवासन किसको नहीं करना है? बस कोई भी वन में एक आंसर देंगे। शवासन किसको नहीं करना बोलेंगे मृता मैम? डिप्रेशन वाले को नहीं करना वेरी है। गुड, डिप्रेशन वाले को शवासन नहीं करना, ना करना है ना करवाना है। इसमें अभी सब लोग आज एक वर्क करके रखेंगे, एक बेनिफिट जो हो और एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट जिसे नहीं करना, निषेधात्मक पार्ट हो, या नाम हो कोई भी डिजीज़ का या पर्सन का कि ऐसे लोगों को ये नहीं करना है, तो वो नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं गुप्तासन। बोलेंगे गुप्तासन का बेनिफिट क्या है? बोलेंगे प्राची जी। गुप्तासन में बस जैसे पालथी लगाते वैसे बैठे गुप्तासन में। ठीक है, तो गुप्तासन का बेनिफिट नहीं मैम, मेरा पहले वाले आसन के लिए था प्रश्न। जी बोलेंगे। शवासन किसको नहीं करना है? डिप्रेशन मरीज। किसको नहीं करना है? डिप्रेशन वालों को नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें लिखा है लाभ में कि आसन तनावजन्य लोगों को निवारण करता है। तनाव, चिंता और निराशा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तीनों अलग अलग है। तो स्ट्रेस से एंजाइटी तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एंजाइटी के बाद जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं वो एक सीवियर कंडीशन है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में व्यक्ति क्या है, बहुत एक्सेस हाइपर हो रहा है, तो उसे शांति चाहिए। डिप्रेशन में क्या हो रहा है, डिप्रेशन वाला व्यक्ति टोटली जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट हो रहा है, टोटली डिटैच्ड हो रहा है। तो पहले ही वो अंतर्मुखी है, और ऐसे अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति है, वो यदि डिप्रेशन में है, या ये बोले कि वो अंतर्मुखी पहले से है, डिप्रेशन का मीन्स ही हो गया अंतर्मुखी, तो जो अब शांति वाले उसमें शवासन में लेटेंगे तो फिर ये और ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो इसलिए जितने भी हमारी डिजीज़ हैं,
साइकोलॉजिकल हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि एंजाइटी के पहले तक फियर, एग्रेशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी बोलते हैं, कोई भी ट्रॉमा है, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक आप एक जैसी चीज़ें कर सकते हैं और यहाँ तक आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंजाइटी से ऊपर आते हैं या बाहर आते हैं या एंजाइटी से डिप्रेशन की तरफ आते हैं, फिर वहाँ पर जितने भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा बंद करते हैं, नादानुसंधान, ध्यान, जितनी भी हमारी योग की टेक्निक्स हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट को शवासन का अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं गुप्तासन, जिसमें क्या है कि हमने एक जो हमारा लेफ्ट वाला लेग है जिसको नीचे कर रखा है, बोलेंगे अच्छा मैम? मैम डिप्रेशन का कोई जैसे व्यक्ति हो तो उसको क्या कराना चाहिए, वो आगे आएगा क्या उसमें अपने इसमें? नहीं, अभी कुछ आसन आएंगे। डिप्रेशन का मीन्स है वो चीज़ें करवानी है जिसमें हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, लेट कर, खड़े होकर आसन में पीछे की ओर झुकते हो, तो सब डिप्रेशन वालों को करा सकते हैं। दूसरा, डिप्रेशन वालों को कभी भी आँख नहीं बंद करवाते हैं। आँख बंद करवा के ना तो कोई प्राणायाम करवाना है, ना कोई ध्यान करवाना है। जो भी करवाएंगे ओपन आइज करवाएंगे और ऐसी चीज़ें करवाएंगे जिनसे उनके शरीर में पसीना आए, स्वेटिंग हो जाए। डिप्रेशन वाले व्यक्ति के शरीर से जितना पसीना आएगा उतनी जल्दी वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसीलिए डिप्रेशन वाले व्यक्ति यदि कुछ ना भी कर पाएँ तो उनको जब उगते हुए सूरज के सामने 1-1.5-2 घंटे की धूप उनकी नाभि पर पड़े, उनके बैक वाले पार्ट स्पाइन पे पड़े, तो भी वो डिप्रेशन से कुछ ही टाइम में बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही धूप, सनलाइट उनके नेवल में जाएगी और गर्मी के कारण शरीर से स्वेटिंग हो जाएगी, बॉडी से पसीना निकलेगा, तो फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो डिप्रेशन वाले को हर वो चीज़ करवानी है जिससे वो एक्टिव हो, इनएक्टिव ना हो। फिर नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद गुप्तासन का मीन्स है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होना चाहिए गुप्तासन में। ठीक, बिल्कुल सिंपल पालथी लगा कर बैठे हैं, एक पैर का जो फोर्स है एडी का वो हमारे जो एनएस पार्ट है उसको पुश कर रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें मत्स्यासन। मत्स्यासन का एक बेनिफिट अपने मन से बताएंगे। सभी को पता है मत्स्यासन लगाते कैसे हैं? ठीक है, दोनों पैरों को फोल्ड किया, प्रभावित होगा। वेरी गुड। और लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम सब एक साथ एक्टिवेट होंगे। और जो हमारा थायराइड है ये प्रॉपर तरीके से क्यों होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं मत्स्येंद्रासन। इसको डिप्रेशन वालों को करवाएंगे कि नहीं कराएंगे? मत्स्यासन को कराएंगे करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें मत्स्येंद्रासन। एक बेनिफिट बोलेंगे मत्स्येंद्रासन का। पाचन पैंक्रियास ग्लैंड पर बहुत जोर पड़ता है और डाइजेस्टिव पूरा देखेंगे तो पूरा पाचन तंत्र क्योर हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्योर हो रहा है। फिर जो हमारा पैंक्रियास है वहाँ इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। जो इंसुलिन की प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या होगा कि लगातार यदि कोई व्यक्ति 3 महीने 5 मिनट अभ्यास करे किसका, मत्स्येंद्रासन का, तो प्रॉपर इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो घेरन संहिता है उसमें ध्यानात्मक आसन को छोड़कर जो मत्स्येंद्रासन है ये एकमात्र ऐसा आसन है जिससे कुंडलनी का जागरण हो रहा है। ये स्पेसिफिक आसन है अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। मैम रिपीट करेंगे क्या बात? सॉरी, एक मिनट, एक मेरी छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती। ये है मत्स्येंद्रासन हठ प्रदीपिका के अनुसार, ठीक। और जो ये है क्या बोलते हैं हमारा भुजंगासन है, ये है घेरन संहिता के अनुसार। इसको अपना टैग लगा के लिख लीजिए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारे 15 आसन है हठ प्रदीपिका में, उसमें मत्स्येंद्रासन कुंडलिनी जागरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
फिर उसके बाद जो हमारे 32 आसन है, ध्यानात्मक आसन को छोड़कर इन आसनाज में हमारा जो भुजंग आसन है ये कुंडलिनी जागरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू बुक पूछा जाता है कि किस बुक के अनुसार कुंडलिनी जागरण के लिए कौन सा आसन रिस्पॉन्सिबल। तो 32 में से ध्यानात्मक आसन को हटाकर केवल यहाँ पर भुजंग आसन है और हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोरक्षासन। हाँ बोलेंगे श्रुति। ग्रहण संहिता में भुजंगासन कुंडलिनी जागरण के लिए, हाँ, और हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्रासन। हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोरक्षासन। मैम मेरे एक प्रश्न है। बोलेंगे। मैम मैंने एक जगह पढ़ी थी कि सर्वांगासन के तुरंत बाद मत्स्यासन करना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, सर्वांगासन के बाद काउंटर पोज है, करना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें गोरक्षासन। का आइडिया मतलब ये बाद में सिखाएंगे ना, कि हमको पता नहीं कैसे होता है। क्या चाहिए मंजू मैम, फिर से बोलेंगे। मत्स्य आसन होता कैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, बुक है घेरन संहिता की? नहीं है तो फिर मत्स्य आसन आपको भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में भी भेज देंगे। जिसके पास भी हो एक पिक्चर लेकर भेज दीजिए। जिसके पास बुक है एक पिक्चर लेकर ग्रुप में भेज दीजिए। बोलेंगे श्रुति मैम। ठीक है दीदी। हमारी बुक में पिक्चर्स तो है ही नहीं जो हमने आप दी है। मत्स्येंद्र की बात कर रहे हो कि मत्स्यासन की बात कर रहे हो? एक मिनट आते हैं। अब भारती मैम बोलिए पहले, फिर श्रुति मैम। आपने बोल दिया कि आप मत्स्येंद्र आसन के लिए पूछ रहे हो कि मत्स्यासन के लिए? नहीं, मत्स्येंद्र आसन है, मत्स्य आसन जो पीछे करते हैं ना, पद्मासन लगा के ऐसे गर्दन कर लेते हैं, पीछे की ओर झुकाते हैं। ठीक है, झुकाते नहीं बल्कि पूरा सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, सिर पर के जो पीछे वाला हिस्सा। ये सब प्रैक्टिकल में होंगे क्या? क्या चीज? प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे इन सबका आसनों का? हाँ फिर से बोलेंगे प्राची। आसन आप बताएंगे? नहीं, सभी जो आसन है- नहीं करवाएंगे। सभी आसन ना आप कर पाएंगे ना करवाएंगे। कुछ आसन हैं वो करवाएंगे जो बोल सकते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर उठाएं तो भी उसमें से भी कुछ आसन जैसे मयूर आसन है और भी कुछ ऐसे आसन वो नहीं करवाएंगे। बस जो इम्पोर्टेंट आसन है वो उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी सभी को आपको पढ़ना है कि बेनिफिट किए कैसे जाते हैं, उनका पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, उनका बेनिफिट क्या है और उनका कॉन्ट्राडिक्टिव पार्ट क्या है, किसको नहीं करना है। बस इतना ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए अभी हम बस इनको एक एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, एक एक दो दो लाइन में, ठीक है। तो एक बार आप ग्रुप में भेज दिया है पिक्चर इसका दोनों का। बोलेंगे इमरत मैम। यदि ग्रुप में पिक्चर भेज दिया मैंने फोटो। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसमें पिक्चर दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पश्चिमोत्ताना। एक मिनट, गोरक्षासन देखते हैं। गोरक्षासन किसके द्वारा किया जाने वाला आसन है? गोरक्षनाथ जी का, ठीक। गोरक्षनाथ जी जो है वो इसी आसन में बैठते हैं। तो गोरक्षासन जो है हमारा, उसका कोई एक बेनिफिट बोलेंगे। कंसंट्रेशन। एक कोई कंसंट्रेशन तो कह सकते हैं, ठीक है, कि गोरखनाथ जी बैठे हैं। और दूसरा एक लाभ, कौन सा सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉपर वे में एक्टिवेट होगा, ये कौन सा चक्र? एक चक्र, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, ठीक है, मूलाधार और चक्र। प्रजनन तंत्र। हाँ, और सिस्टम में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, मूलाधार चक्र हो गया और सिस्टम में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें उत्कट आसन। उत्कट आसन का कोई भी एक बेनिफिट बोल देंगे और उत्कट आसन में कौन सी क्रिया की जाती है? वो सबसे जांघों पर थाई मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करता है और इसमें वो मैम वस्ती की जाती है, कल ही बताया था आपने। जल वेरी गुड। उत्कट आसन में जल बस्ती की जाती है। और भी कोई क्रिया की जाती है? अपनी सार स्टैंडिंग में अगर करेंगे तो ये नहीं, बोलिए नम्रता मैम, श्रुति मैम। पवन क्रिया। ठीक है, और क्रिया, नॉली क्रिया,
मूल शोधन भी इसी में होगा ना? वो उत्कट आसन है जी। उकड़ू बैठना ही होता है ना? वो उकड़ू थोड़ा सा दूसरा हो गया, उत्कट दूसरा हो गया। मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। उदराकर्षण करेंगे उत्कट आसन। नहीं, हमने कहा उत्कट आसन में और कौन सी क्रिया की जाती है? किसी ने बोला था नौली। नौली होता है दीदी। नौली होता है, ठीक है, नौली भी क्रिया की जाती है। ये ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि ये आप समझ लें, आपको लगेगा एमए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये इस तरह का लेवल 4 का पूरा कोर्स एमए के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आते हैं संकट आसन। संकट आसन किसी को पिक्चर याद है? एक बार पश्चिमोत्तानासन छूट गया। हाँ ठीक, सॉरी, पश्चिमोत्तानासन को देखेंगे एक बार। सबको पता है पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताएंगे पश्चिमोत्तानासन के कुछ बेनिफिट बता दें, एक दो जो बेसिक बेनिफिट। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। नहीं, स्वादिष्टान चक्र। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आ गया, स्वादिष्टान चक्र वो सिस्टम है, ये चक्र हो गया, ठीक है, ये इसी में चला गया, ठीक है। चलिए पेट की हड्डी मजबूत होती है। हाँ, वो भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नहीं, मणिपुर चक्र पे नहीं पड़ेगा इससे प्रभाव ज्यादा। मणिपुर पे कैसे पड़ेगा? मणिपुर नहीं, तो पेट पड़ेगा, मणिपुर पर भी पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही। जो पश्चिमोत्तान आसन है, इसमें कई सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं। एक हमारा सबसे पहले जा रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फिर मणिपुर इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे से पैरों का खिंचाव हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से अपर बॉडी का पे एक दबाव पड़ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो हमारा पाचन तंत्र भी इसमें कनेक्ट हो रहा है। और जब पूर्ण पश्चिमोत्तासन लगाते हैं तो सबने देखा होगा, पूरा हेड नी टच करेंगे और साइड से दोनों एल्बो रखेंगे। तो जब ये वाला पोस्चर फाइनल बनता है तो जो हमारा मणिपुर चक्र है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें तीनों सिस्टम जा रहे हैं। फिर और भी ऊपर देखेंगे तो इसमें लगभग जो पश्चिमोत्तानासन है, इसमें सभी सिस्टम कनेक्ट होते हैं। पश्चिमोत्तानासन में सभी सिस्टम पर प्रॉपर प्रभाव पड़ता है, ठीक। ये एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे सभी सिस्टम। मेरी आवाज कट के आ रही है, मैं ना दोबारा ज्वाइन करती हूँ। दोबारा करिए, मतलब कर लीजिए, ठीक। बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो, है क्लियर। चलिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट बस ये बोलेंगे, जो पश्चिमोत्तानासन है वो हाई बीपी और लो बीपी दोनों में से किसको नहीं करना है? श्रुति मैम, लो बीपी। अब श्रुति मैम सबकी तरफ से क्लियर करिए, किसको नहीं करना है? लो बीपी वालों को। वेरी गुड, लो बीपी वालों को नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिप्रेशन वालों को करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है, डिप्रेशन वालों को भी नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन वालों को अभी हमने बताया था कि पीछे झुकने वाले आसन करवाने हैं, और लो बीपी वालों को भी पीछे झुकने वाले ही आसन करवाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग आगे उत्कट आसन। उत्कट आसन का बताएंगे। उत्कट आसन अभी हम लोगों ने देखा। अब आते हैं संकट आसन, ठीक है। संकट आसन किसको किसको याद है? नहीं याद हो तो एक बार देखिए। संकट आसन कर कैसे रहे हैं, इसको हम बोल के बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, बैठेंगे सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे वज्रासन में हम लोग दोनों पैरों को बराबर से फोल्ड करते हैं, बैक ले जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस कर देना है पैर को, ठीक। क्रॉस करना है, जैसे गोमुख आसन के लिए बैठते हैं, थोड़ा सा उस तरह से। और हाथ को एक जो नीचे वाला पैर है, नीचे वाले के घुटने पर हाथ रखेंगे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर वाले घुटने पर रखेंगे पैर के। ये है संकट आसन, ठीक। अब संकट आसन जो है, इससे अगर हम लोग देखें कि क्या बेनिफिट होगा, जो हमने बस पोस्चर बताया वज्रासन की तरह जा रहा है, तो बेनिफिट क्या होगा इसमें? ऊपर रखे जाएंगे, इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में फायदा होगा तो इसमें भी, हाँ। उस और दूसरा जो हमारे हाथ, जो पैर हैं, पिंडली है वगैरह हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब एक्टिवेट होंगे।
मतलब जो हमारा लोअर लिम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, उनमें खून का संचार जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर फ्लो करेगा। तो वज्रासन में भी लगभग यही बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा किसको नहीं करना है। मान लो वज्रासन की भी बात करें और संकट आसन की भी बात करें। बस संकट आसन में पैर क्रॉस किए हैं, बैठे वज्रासन की तरह है। लो डेंसिटी जिनकी हड्डियों की होगी और उनको उसको एक बीमारी कहते हैं उसको, जिसकी हड्डियां कमजोर होगी। घुटनों की प्रॉब्लम वालों को नहीं करना। ठीक है, उन लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मयूरासन। एक बार रिपीट कर दीजिए, किसको नहीं करना है? ऐसे समझ लीजिए जिनको घुटने में दर्द है, नीचे लोअर जो लिम्स है यहाँ पर दर्द है, बैक लोअर बैक पेन है, उनको ये आसन नहीं करना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मयूरासन। मयूरासन का बेसिक बेनिफिट बोलेंगे हिमरत हमें। बैलेंस के लिए, हाँ बोलेंगे मंजू मैम। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए तो बैलेंस ही नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। और बोलेंगे चंद्रकला मैम। पाचन संबंधी हाँ संकट आसन के लिए एक मिनट हिमरत ये मैम संकट बोलेंगे। आसन था, बीच में दीदी सिग्नल कट गए थे। हाँ संकट आसन का पूछ लेना। ना मयूरासन। मयूरासन मयूरासन तो दीदी विष को भी पचा लेता है ना ये मयूरासन। ये है बेसिक बेनिफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर वन में एक आंसर चाहिए तो मयूरासन का एक आंसर है कि मयूरासन करने वाले लोग विष को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। विष को डाइजेस्ट करने का मीन्स हुआ कि जो भी भोजन करेंगे वो कैसा भी भोजन हो वो उन्हें प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या है हिमलता मैम, चंद्रकला मैम? नहीं करना, निषेधात्मक। लेडीज को मैम करना चाहिए था। वेरी गुड, फीमेल को नहीं करना, फीमेल के लिए वर्जित है यहाँ से। ठीक है, मैम अगर पीरियड टाइम आया हुआ है तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं फीमेल को ये करना ही नहीं है। लेडीज को नहीं करना तो पीरियड्स का तो मतलब ही नहीं। हाँ, फीमेल को करना ही नहीं है। ठीक है, ये सब क्लियर ध्यान में रखें। केवल ये एक ऐसा आसन है जो फीमेल को करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुक्कुट आसन। बोलेंगे कुक्कुट आसन का बेनिफिट। कुत्ता कैसे करते हैं? कुक्कुट आसन जैसे पद्मासन में पद्मासन लगाया और दोनों हाथों को जमीन पे रखा और अपने शरीर को उठा लिया। ठीक है, मुर्गे को तेज होगी, बोलेंगे अंजलि। जठर अग्नि तेज होती है इससे। वेरी गुड। और बैलेंस तो है ही मैम, अगर हम उससे पहले उठा तो रहे हैं। संतुलन है, पूरा बॉडी में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा, अच्छा कौन सा इसमें चक्र प्रभावित हो रहा है? अगर वन भी बोले एक आंसर, कौन सा चक्र अफेक्टेड हो रहा है? मणिपुर। मूलाधार दीदी, मूलाधार। मूलाधार। ठीक है, मूलाधार वन वे आंसर, मूलाधार चक्र प्रभावित हो रहा है। चलिए, फिर इससे क्या है कि पूरे जो हमारे शरीर के जो अपर लिम्स, लोअर लिम्स सभी जो क्या है सब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंसिंग पोस्चर है और जो हमारा मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है प्रॉपर। फिर बहुत सारे लाभ हैं इसके। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुक्कुट आसन किसको नहीं करना है। कुक्कुट आसन किसको नहीं करना है? हाई बीपी वाले को नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, और जिनके जो रिस्ट वगैरह हैं वो वीक है उन्हें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में कूर्मासन। कूर्मासन का बेनिफिट बोलेंगे चंद्रकला मैम, हेमलता मैम, और जिनको भी समझ में आ रहा हो। कूर्मासन नाम से कछुआ है तो बेनिफिट बोल देंगे, क्या होगा फर्स्ट बेनिफिट? कछुआ किसके लिए, किसका प्रतीक है? हाँ, अंतर्मुखी होता है व्यक्ति, ठीक है। कब्ज आदि रोगों के अंदर सही रहेगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। जो ठीक है, और मिसेलॉन
डायबिटीज के अंदर अच्छा रहेगा झुकने वाला आसन वेरी है। गुड, वेरी गुड। कुक्कुट और आसन जो, डायबिटीज हाँ ये है, क्या बोलते हैं, कूर्मासन सबसे पहला है। अगर हम लोगों का मेंटली कोई बेनिफिट देखेंगे तो पेशेंस डेवलप होगा, ठीक। सबसे पहला बेनिफिट है पेशेंस डेवलप होगा। फिर दूसरा क्या है इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है उससे हमको राहत मिलेगी। मधुमेह, डायबिटीज़ में भी ये सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव मैनर में। और हमारा जो स्पाइन है उसको फ्लेक्सिबल बना रहा है। देखिए फर्स्ट बेनिफिट मेंटली पेशेंस डेवलप कर रहा है, और सेकंड हमारा जो पाचन तंत्र है, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसे हटा रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि जैसे ही हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया किसका, कूर्मासन का लाभ। कूर्मासन किसे नहीं करना चाहिए? जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो उन्हें कूर्मासन का अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन कैसे कर रहे हैं? जैसे गर्भासन करते हैं, सबको याद होगा, बच्चा कैसे पद्मासन लगाया, नीचे से हाथ लिया और ऐसे करके सपोर्ट लिया, और पूरा जो हमारे पैर हैं और चेस्ट वाला पार्ट है सब चिपके हुए हैं, ठीक है। ये है उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन का बेनिफिट क्या होगा? एक तो दीदी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इसमें वेरी होगा। गुड, ठीक है। और सबसे जो एक प्रॉपर बेनिफिट है कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में फ्लो करेगा। नेक्स्ट मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करेंगे? मंडूकासन सबको पता है, जैसे हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में पैरों को एक साथ जोड़कर बैठते हैं। यहाँ पर क्या करना है, पैरों के बीच में गैप लेना है और दोनों साइड से पैर को पीछे की ओर, एड़ी वाला जो पार्ट है उसे बाहर की ओर रखना है और पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। तो इस आसन को, ये है मंडूकासन। देखा होगा मैं कि मंडूकासन का जो पोस्चर बन रहा है, तो मंडूकासन का यदि हम बोले कि दोनों साइड से पैर के बीच में गैप हो गया और दोनों साइड से जो पंजे हैं वो बाहर की ओर है, तो बेनिफिट क्या होगा इसका? डायबिटीज वालों के पास पेनक्रियास से इंसुलिन। ठीक है। और एक अगर चक्र बोले, कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा? मूलाधार चक्र है दीदी। मूलाधार, ठीक। इसको ध्यान में रखिए कि कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मूलाधार चक्र। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में एक्टिवेट हो रहा है, वर्किंग में आ रहा है। एक और लेते हैं, बस फिर कंप्लीट करते हैं। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन कैसे करेंगे? ये तो मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन क्या करना है, पहले वज्रासन में बैठे और दोनों पैरों को जोड़कर फिर हम पीछे की ओर लेट गए। फिर लेट कर जो हमारा स्पाइन वाला हिस्सा है उसके बीच में एक गैप आ गया, मतलब चेस्ट वाले पार्ट को उठाएंगे तो नीचे एक गैप होगा और जो सिर वाला पार्ट है वो ज़मीन पर है, पैर ज़मीन पे है, और स्पाइन वाला पार्ट जो चेस्ट की तरफ से है वो ऊपर उठा हुआ है। तो इसका बेनिफिट फर्स्ट कहाँ पर आ रहा है? प्रॉब्लम के लिए स्वादिष्ठान चक्र पे प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले तो चेस्ट उठा हुआ है, मणिपुर चक्र भी। मणिपुर चक्र, नहीं अनाहत चक्र, वेरी अनाहत गुड। चक्र। अनाहत चक्र पे इस पे आ रहा है इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले कहाँ खिंचाव आ रहा है, पूरा हमारे चेस्ट पे आ रहा है। तो अनाहत चक्र हो गया और हमारे तीनों सिस्टम एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम, ये तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, किसको नहीं करना है ये? हाई बीपी, ठीक है। और हाई बीपी को नहीं करना है कि लो बीपी को नहीं करना है? पेट की हड्डी में प्रॉब्लम हो, जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं करना है। ठीक। फिर उसके बाद जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उन्हें नहीं करना है, बस इतना ध्यान। चलिए, अब आज आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि बस इनको केवल हमें ऐसे पढ़ना था, इनका सबका प्रॉपर हमें अर्थ समझते हुए पढ़ना था कि आसन का पोस्चर क्या है। तो सबका होमवर्क है कि सभी आसन के पोस्चर को
माइंड में रखेंगे, सबका बेनिफिट, एक मेन बेनिफिट पता होना चाहिए, फिर किसको नहीं करना है इतना ध्यान में रखेंगे। और हाई बीपी, लो बीपी हमेशा माइंड में रख कर चलेंगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी भी आपके आसन के प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, वहाँ कभी कंफ्यूज नहीं हो। जब हाई बीपी, लो बीपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो ही कंफ्यूजन आते हैं। तो इसको ध्यान में रख के पूरा रिवीजन लेंगे, कल हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। 1 मिनट प्राची जी, पहले हम शांति पाठ कर लें, फिर जिसकी ज़रूरत होगी उससे बात करेंगे, ठीक है? चलिए बोलेंगे शांति पाठ आशा में। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, गहरी सांस भरते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now rub your palm. Close your eyes. Let's open your eyes. सभी को प्रणाम। चलिए सबको मैं प्रणाम, लीव शुभ कर रही रात्रि। हूँ। हाँ, सभी लोग जिसको जिसको लीव करना सब कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रुक जाए, ठीक है? बाकी सब लीव कर दें। हाँ बोलेंगे, प्राची मैम बोल रहे थे। एक बार इनसे बताइए, बीपी हाई बीपी वालों को लो बीपी वालों का कंसेप्ट एक बार क्लियर करिए ना। हाई बीपी वाला बैक बेंडिंग करता है या फॉरवर्ड बेंडिंग? हाई बीपी और लो बीपी का मीन हुआ कि जो हाई बीपी वाले लोग होंगे तो बहुत तेज उनको एग्रेशन होता है, ठीक है, गुस्सा आता है। तो जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उनको क्या करवाएंगे? उनको शांति की ज़रूरत है कि और ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की शांति की ज़रूरत है, ठीक है? तो शांति आगे झुकने से आ रही है कि पीछे झुकने से आ रही है? शांति का संबंध आगे झुकने से है कि पीछे झुकने से है? इसमें शायद पीछे झुकने से होगा, क्योंकि आगे उनका हार्ट ऑलरेडी ज्यादा वर्क कर रहा है। हम कुछ नहीं पूछे, हम आपसे पूछ रहे हैं शांति का संबंध आगे झुकने से है कि पीछे झुकने से है? आगे झुकने से होना आगे झुकने से शांति का संबंध है। तो इसलिए जिनका हाई बीपी होगा उन्हें जो भी चीज़ें करवाएंगे वो आगे झुकने वाली हो या शांत होने वाली हो। प्राणायाम में बोलेंगे तो शांत होने वाली हो, और वैसे बोलेंगे तो आगे झुकने वाली हो। और लो बीपी वालों को क्या चाहिए? जिनसे उनके बॉडी में एक्टिवेशन बढ़े, मतलब कि एनर्जी का लेवल बढ़े, बॉडी एक्टिव मोड में आए, और जो भी आसन करवाएंगे वो उन्हें पीछे झुकने वाले करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि लो तो ये क्या है, लो बीपी को पीछे झुकने वाले, बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़े, वो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, जो भी यौगिक पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं उसको करवाएंगे। और जो हाई बीपी वाले हैं उनको आगे झुकने वाले आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान जो भी करवा रहे हैं, और जिनसे उनकी एनर्जी का लेवल डाउन वो करवाएंगे हाई बीपी वाले, ठीक है जी? चलिए ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे आपने बताया था कि वो कौवे को कोई भी बीमारी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों? उसको क्यों नहीं होती है? पक्षी है वो भी एक तरह का। उसका जो चोंच है वो इस तरह से बनी हुई है, बीक जिसे बोलते हैं, कि वो कोई भी चीज़ ले रहा है तो बहुत धीरे धीरे लेगा। और भी पक्षी हैं पर उनका उस तरह का वो नहीं बना हुआ है, जो उस खाना और पानी का लेने का जो सिस्टम है वो उसका चोंच जिसे बोलते हैं ना, जहाँ से वो खाना ले रहा है, पानी ले रहा है, तो इस तरह का बना हुआ है और हवा ले रहा है कि वो सिस्टम ऐसा है कि जिसके कारण उसके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम लोग काकी मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट भी करते हैं, 5-10 मिनट करते हैं, तो हमारे शरीर के सभी रोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति लो बीपी वाला है, तो काकी मुद्रा क्या कर रही है, उसे लो बीपी वालों को करना नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है।
तो इसमें फिर और चीज़ों को देखना होता है। यदि कोई हाई बीपी वाले लोग हैं, बच्चे बहुत शैतानी करने वाले हैं, या कुछ ऐसा है कि जो लोग बहुत ओवर एक्टिव हैं, उनको आप ये करवा दें तो रोगों से भी मुक्त होंगे और उनका जीवन में भी शांति, उनके दिल दिमाग शरीर में शांति भी दिखाई देगी। तो काकी मुद्रा अपने आप में सफिशियंट है पूरी योग में, लेकिन वो करना किसको है और करना कैसे, उस पर ध्यान देना है, किस टाइम पे करना है, इन सबको ध्यान में रखना होता है। क्योंकि वो कौवे की मुद्रा है और कौवा इस यूनिवर्स में उसका जो श्वास लेने का जो तरीका वो कैसे ले रहा है, मुख से ले रहा है, नाक से छोड़ रहा है। ठीक, कहाँ से ले रहा है श्वास, मुख से ले रहा है और नाक से श्वास छोड़ रहा है, इस वजह से। ठीक है प्रजी, चलिए ठीक है, सबको प्रणाम।